आज से हम 12th फिजिक्स का नया अध्याय 6 आरंभ कर रहे हैं। हमारे अध्याय का नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसके भाग 1 को आज हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज इस चैप्टर में हम कौन कौन सी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आज हम अध्ययन करेंगे सबसे पहले, चूंकि नया चैप्टर है तो उसकी भूमिका, उसका परिचय, चुंबकीय फ्लक्स की कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फैराडे और हेनरी ने इस संबंध में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में जो प्रयोग किए हैं उनको समझेंगे और विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने पिछले अध्यायों में चैप्टर 3 में, चैप्टर 4 में इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ा। फर्स्ट चैप्टर जब हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो हमने स्थिर आवेश को पढ़ा। फिर आपने बहुत सारे सर्किट पढ़े, इंस्ट्रूमेंट पढ़े, विद्युत धारा को पढ़ा, और फिर आपने मैग्नेट को पढ़ा। गतिमान आवेश और चुंबकत्व वाले चैप्टर में आपने गतिमान आवेश को समझा। पहले 19वीं शताब्दी के आरंभ में विद्युत और चुंबकत्व असंबद्ध परिघटनाएं मानी जाती थी कि इनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन ऑस्टेड और एम्पियर जैसे वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के द्वारा हमें यह बताया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, विद्युत और चुंबकत्व एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। ऑस्टेड पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने हमें यह बताया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ऑस्टेड ने ये प्रयोग करके हमें बताया। ये बहुत बड़ी खोज थी, लेकिन इस खोज के बाद एक प्रश्न उठा कि क्या इसके विपरीत का प्रभाव संभव है? जब विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, तो क्या चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है? इस बाबत रिसर्च की गई, बहुत सारी रिसर्च की, और रिसर्च की दो वैज्ञानिकों ने, माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी। इंग्लैंड के वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने और अमेरिका के जोसेफ हेनरी ने कई वर्षों तक चुंबक और कुंडली के साथ प्रयोग करते रहे, और उसके बाद उन्होंने ये प्रमाणित किया अपने प्रयोगों से कि परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र से बंद कुंडली में धारा उत्पन्न की जा सकती है। उन्हीं प्रयोगों को हम समझेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझने से पहले हमें, जबकि हम फैराडे और हेनरी के प्रयोगों को समझें, एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को, अवधारणा को हमें समझना होगा, और वो अवधारणा है चुंबकीय फ्लक्स की। देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज एक साधारण घटना नहीं थी। इस घटना ने, जो आधुनिक आप जीवन देख रहे हैं, यदि फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज नहीं की होती तो बिजली नहीं होती। डायनेमो का आविष्कार, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ये सब चीजें जो आप देख रहे हैं आधुनिक दुनिया में, वो सब विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। तो सबसे पहले हम चुंबकीय फ्लक्स को समझें। हालांकि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में फर्स्ट यूनिट में विद्युत फ्लक्स को समझा है। जिस तरह से विद्युत फ्लक्स है वैसे ही चुंबकीय फ्लक्स होता है। तो क्षेत्रफल सदिश की, एरिया वेक्टर की कॉन्सेप्ट आपने समझी है। एरिया या क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। ये पृष्ठ समतलीय हो सकता है, वक्रीय हो सकता है, और इस क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत हमेशा बाहर की ओर होती है। फ्लक्स को समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ये कोई तल है जिसका पूरा एरिया कैपिटल ए है। इसका एक छोटा सा हिस्सा हम लेते हैं डीए। तो क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो इसके अभिलंबवत बाहर की ओर होगा। इसको हम वेक्टर डीए कहेंगे। ये क्षेत्रफल सदिश होता है। तो पृष्ठ ए का एक छोटा सा एलिमेंट डीए हो तो इसका क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर होगा, पृष्ठ के अभिलंबवत। इस बात को ध्यान रखें, तभी हमें फ्लक्स की कॉन्सेप्ट समझ में आएगी। देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का सिंपल सा मतलब यह है कि जब मैग्नेटिक फील्ड है तो वो मैग्नेटिक फील्ड हम शो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, क्षेत्र रेखाओं से, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से। यदि किसी सरफेस से, किसी तल से अभिलंबवत जितनी क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं वो उस पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स कहलाता है।
मान लीजिए ये एक सरफेस है और इस सरफेस से ये क्षेत्र रेखाएं लंबवत गुजर रही हैं, लंबवत निकल रही हैं, तो यहां इनकी संख्या 1 2 3 4 5 है। तो इसका सिंपल हम कह सकते हैं कि फ्लक्स क्या है, 5 है। यहां 5b की वैल्यू 5 है। इसका छोटा सा एलिमेंट ये लें तो इससे इस समय गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या 1 है, 2 है और 3 है। 3 हम मान सकते हैं कि इससे क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। अब यदि इस सरफेस को हम थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं, टिल्ट कर देते हैं, किसी एंगल पर कर देते हैं, तो बल क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम हो जाएगी। तो इससे संबद्ध फ्लक्स लंबवत गुजरने वाली, ध्यान रखिएगा, लंबवत गुजरने वाली, देखिए इसमें आपको और क्लियर समझ में आएगा। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ये एक सरफेस है, इससे लंबवत जितनी क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी वो इस पृष्ठ से, इस तल से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। अब हमने यदि इसको टिल्ट कर दिया, इसको किसी एंगल पर मोड़ दिया, तो ये क्षेत्र रेखाएं इससे गुजरने वाली कम हो जाएंगी, यानी क्षेत्र रेखाएं अभिलंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम हो जाएगी, तो फ्लक्स भी कम हो जाएगा। तो इस फ्लक्स की माप किस तरह से, फ्लक्स की डेफिनेशन किस तरह से देंगे? चुंबकीय क्षेत्र में, इस परिभाषा को आप अपनी कॉपी में नोट करें, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं, यहां एक्चुअली में क्षेत्र रेखाएं होना चाहिए, इनको हम क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं। क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं और इसे फाई सफिक्स बी से प्रदर्शित करते हैं। स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई सफिक्स ई से, क्योंकि इलेक्ट्रिक है वो विद्युत फ्लक्स है, इसे फाई सफिक्स बी से। अब देखिए हम चुंबकीय फ्लक्स के फार्मूले को कैसे निकालेंगे, उसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे। यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है और उसके लंबवत स्थित पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और यहां पर एक पृष्ठ रखा हुआ है, ये सरफेस रखा हुआ है, ये तल रखा हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश ये इसके लंबवत होगा। तो यदि ये पृष्ठ के लंबवत है तो इस अभिलंब यानी इस क्षेत्रफल सदिश और इसके बीच का जो एंगल है वो 0 होगा। ठीक है, तो इस स्थिति में जो फ्लक्स होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर आता है। ये एक्चुअली में बी ए कॉस थीटा होता है। यहां एंगल क्या हो गया, 0 हो गया। यदि पृष्ठ लंबवत है तो चुंबकीय क्षेत्र के एंगल 0 हो गया, cos 0 1 होता है, तो फाई इजकल टू फाई बी इजकल टू बी ए आता है। अब हम बात करते हैं कि यदि चुंबकीय क्षेत्र बी क्षेत्रफल ए वाले पृष्ठ के अभिलंब से थीटा कोण बनाए। अब यदि वो किसी एंगल पर रखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र बी ए क्षेत्रफल वाले पृष्ठ के अभिलंब से, ये इसका अभिलंब है, इससे थीटा कोण बनाता है। अब यहां पर ये बी है, ये आपका क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल पर अभिलंब क्या होगा, ये, तो इस बी का इस अभिलंब की दिशा में जो घटक होगा वो बी कॉस थीटा होगा। तब इस पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स की गणना कैसे करेंगे, बी कॉस थीटा, क्योंकि हमें चुंबकीय क्षेत्र को लंबवत दिशा में लेना है, तो इसका जो अभिलंब है उस दिशा में इसका जो कंपोनेंट आएगा, 2 कंपोनेंट होंगे, बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा। बी साइन थीटा से हमें मतलब नहीं है, हमें इस पृष्ठ से इस घटक से मतलब है जो इसके अभिलंब के समानांतर है, वो है बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा इंटू ए, हम इसको लिख सकते हैं फाई बी इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। अब आप जानते हैं ये डॉट प्रोडक्ट हो गया, ये अदिश गुणनफल हो गया, तो अदिश गुणनफल को हम लिखते हैं बी ए कॉस थीटा, तो फाई बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। इन लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए का मतलब ये हुआ कि किसी पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। इस डेफिनेशन को भी आप याद रखें और इस फार्मूले को याद रखें। जब आप इसको खोलेंगे तो आएगा बी ए कॉस थीटा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए अदिश गुणनफल के बराबर होता है। अदिश राशि है, इसका यूनिट वेबर होता है। वेबर कैसे आया, बी का यूनिट आपको पता है, पिछले चैप्टर में आपने बी पढ़ा है। बी का यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर और ए का होता है मीटर स्क्वायर। देन मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल होगा तो यूनिट क्या आएगा, वेबर आएगा। इसका दूसरा यूनिट होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर, क्योंकि बी का एक यूनिट टेस्ला भी होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर ये इसका यूनिट होगा। अब यदि हम इस चैप्टर में कुंडली की और चुंबक की बात करेंगे तो कुंडली में यदि फेरों की संख्या
एक लूप है तो n बराबर 1 होगा, कुंडली में फेरों की संख्या n है तो उस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स होगा, इसमें ये एक लूप का है, ठीक है, इसमें एक माना गया तो n BA cos थीटा, n का गुणा कर देंगे, इस फार्मूले का यूज होगा, कई जगह न्यूमेरिकल में भी होगा। तो फाई बी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे तो n BA cos थीटा, या हम लिख सकते हैं n वेक्टर b डॉट वेक्टर a। अब हम बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम और न्यूनतम। प्रश्न ये आएगा चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा लिखिए, इसका मान कब अधिकतम और कब न्यूनतम होता है। अब अधिकतम की बात करें तो अभी हमने जब इसको शुरू किया था, इसको डिफाइन करना शुरू किया था, तब हमने अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स की ही बात की है। फाई इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, अभी हमने समझ लिया। इसको आप खोल लें तो बी ए कॉस थीटा आएगा। अब यदि थीटा बराबर 0 है, थीटा किस किस के बीच का कोण, वेक्टर बी और वेक्टर ए के। अब यहां ये देखिए आप, वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच का कोण 0 है, लेकिन ये 0 कोण तब होता है जब चुंबकीय क्षेत्र इस पृष्ठ के इस तल के लंबवत होता है। यदि लंबवत पृष्ठ है तो इसके क्षेत्रफल सदिश और वेक्टर बी के बीच का कोण 0 आएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। जब भी हम cos 0 रख देंगे तो cos 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा BA, ये मैक्सिमम है। तो हम इनवर्ट सम कह सकते हैं, यदि चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत या तल के अभिलंब के अनुदिश, चुंबकीय क्षेत्र इस तल के लंबवत या तल पर अभिलंब क्या है, ये है, अभिलंब के अनुदिश होता है तो उस तल से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम होता है। अब हम न्यूनतम की बात कर देते हैं। अब इस दूसरे डायग्राम को देखिएगा, फाई इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ये है, ये चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र है BA cos थीटा। अब यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, 90 कैसे, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर की, ये इसके सदिश क्षेत्रफल सदिश की दिशा है, इन दोनों के बीच का कोण क्या है, ये 90 डिग्री है। लंबवत हैं, देखिए लंबवत कब होंगे, यहां स्पष्ट रूप से चित्र में दिख रहा है कि जब ये तल चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होता है तब वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, cos 90 0 होता है, दैट्स वाई फाई बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि चुंबकीय क्षेत्र तल के समानांतर या तल के अभिलंब के लंबवत, ये देखिए तल का अभिलंब ये है, इसके लंबवत होता है तो उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स न्यूनतम होता है। चुंबकीय क्षेत्र तल के समानांतर तो चुंबकीय फ्लक्स न्यूनतम, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत तो चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम। तो ये दोनों बातें आपने फ्लक्स के बारे में पूरा हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, पूरा चैप्टर फ्लक्स पे डिपेंड है। फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, फैराडे ने हमें ये बताया। अब हम फैराडे के प्रयोगों को समझने से पहले इसको जनरलाइज कर लें। ये हमने अभी एक छोटे क्षेत्रफल की बात की थी। यदि किसी सरफेस को बहुत सारे उसमें पृष्ठ हैं, यदि विभिन्न भागों पर चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और उनकी दिशाएं अलग अलग हैं, तो उनसे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होता है। मान लीजिए ये B1 है और यहां पर एक छोटा सा सरफेस है, वो उसका क्षेत्रफल सदिश वेक्टर DA1 है। इसी तरह से ये B2 है, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और सरफेस क्या है DA2 है, और ऐसे ही B3 और DA3 है। तो सबके चुंबकीय फ्लक्सों का योग हो जाएगा समेशन ऑल वेक्टर BI डॉट वेक्टर DI। यदि हमें पूरा निकालना है तो हम समाकलन से भी निकाल सकते हैं। यदि अल्पपृष्ठ DA से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स D फाई बी से शो किया जाए तो इस पूरे संपूर्ण तल से जो चुंबकीय फ्लक्स आएगा वो इसका समाकलन आएगा। तो हम इसका समाकलन कर देंगे, D फाई बी का मान आएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर DA, यानी BDA cos थीटा। इसको हमने डॉट प्रोडक्ट को खोल दिया, BDA cos थीटा। जब पूरे पृष्ठ का निकालना हो, कंडीशन क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशाएं अलग अलग हों, तब फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे या अलग अलग एलिमेंट का निकाल के उनको जोड़ देंगे तो कुल चुंबकीय फ्लक्स आ जाएगा। अब हम बात करते हैं फैराडे और हेनरी के प्रयोगों की। फैराडे ने सबसे पहला प्रयोग किया चुंबक द्वारा धारा का प्रेरित होना। इसको हम समझ लेते हैं। इसमें उन्होंने क्या किया कि एक तांबे की कुंडली C1 के सिरों पर एक धारा मापी को जोड़ा गया। गैल्वेनोमीटर आपने पिछले अध्याय में डिटेल में समझ लिया है। गैल्वेनोमीटर वो यंत्र जिससे धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है।
जिससे धारा बह रही है परिपथ में, डिफ्लेक्शन आ जाएगा, पता लग जाता है कि धारा इसमें बह रही है या नहीं बह रही है। उसकी इंटेंसिटी का, उसकी उपस्थिति का, प्रेजेंस का पता लगाता है धारामापी। तो धारामापी को जोड़ा गया और NS एक क्या है, बार मैग्नेट है। जब ये बार मैग्नेट को इस कुंडली के सामने स्थिर रखा गया तो ये देखा गया कि इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता इस गैल्वेनोमीटर में, ठीक है। लेकिन जब इस चुंबक के N ध्रुव को इसके पास लाया गया, इस N ध्रुव को इसके पास मूव कराया गया, तो धारामापी में एक डिफ्लेक्शन आ गया। धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होने का मतलब यह है कि धारा उत्पन्न हो रही है, तो इसमें एक विक्षेप उत्पन्न हुआ, ये इस तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। तीसरी बात यह देखी गई कि जब चुंबक के N ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाया जाता है तो भी धारामापी में पुनः विक्षेप उत्पन्न होता है, फिर से उसमें डिफ्लेक्शन आता है, लेकिन अब डिफ्लेक्शन की दिशा पहले से विपरीत हो जाती है। N को पास लेने पर डिफ्लेक्शन इस तरफ आ रहा था और N को दूर ले जाने पर डिफ्लेक्शन इस तरफ हो जाता है, यानी विक्षेप की दिशा विपरीत हो जाती है। चौथी बात, जब इस कुंडली के, इस चुंबक के S ध्रुव को इसके पास लाया गया तो भी धारामापी में विक्षेप प्राप्त हुआ, लेकिन N को जब पास लाए थे उससे विपरीत दिशा में प्राप्त हुआ। अगली बात यह हुई कि जब चुंबक के S ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाया गया तो भी धारामापी में विक्षेप प्राप्त हुआ। और यदि चुंबक को स्थिर रखें और कुंडली को मूव कराएं, कुंडली को इसके पास लाएं या कुंडली को दूर ले जाएं, तो भी धारामापी में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। इस प्रयोग से जो बातें निकली उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और एक बात और, जितनी तेजी से चुंबक या कुंडली को मूव कराया जाता है उनमें आपस में सापेक्षिक गति कराई जाती है, धारामापी का डिफ्लेक्शन भी उतना ज्यादा होता है। तो इस प्रयोग 1 से यह निष्कर्ष निकला, हमने ये देखा कि जब एक चुंबक के N ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं या कुंडली से दूर ले जाते हैं, S को पास लाते हैं या दूर ले जाते हैं, या चुंबक को स्थिर रखें और कुंडली को चलाएं, तो कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाती है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि जब एक चुंबक और कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति कराई जाती है तो कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। यदि कुंडली बंद है तो धारा उत्पन्न होती है, और नहीं तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसको प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। यह प्रयोग, पहला प्रयोग था फैराडे का। अब हम दूसरे प्रयोग पर बात करते हैं। दूसरे प्रयोग में फैराडे ने क्या किया कि अब धारा से प्रेरित धारा किस तरह से उत्पन्न होती है। अभी हम चुंबक और कुंडली से प्रयोग को कर रहे थे, एक चुंबक और एक कुंडली को हमने लिया पहले प्रयोग में। अब यदि पहले प्रयोग में हमने चुंबक लिया तो चुंबक के स्थान पर एक बैटरी से जुड़ी हुई दूसरी कुंडली C2, जो इस डायग्राम में आपको दिख रही है, C2 ली जाए। अब जब कुंडली बैटरी से जुड़ी हुई है, इस कुंडली में धारा बह रही है, इस C2 को C1 के पास लाया जाता है या दूर ले जाया जाता है तो इससे जुड़े हुए धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होता है, यानी कि धारामापी में इस कुंडली में C1 में धारा उत्पन्न होती है। यदि हम C2 को स्थिर रखें और C1 को चलाएं तो भी प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। यह प्रयोग नंबर 2 था। तीसरे प्रयोग में फैराडे ने क्या किया कि अब उसने 2 कुंडलियां ली, और इसमें और एक खास बात हुई, वो ये हुई कि ये C1 और C2 कुंडली है। C1 में ये बैटरी लगी हुई है और एक दाब कुंजी K लगी हुई है, ठीक है। पिछले 2 प्रयोगों में हमने ये देखा कि चुंबक और कुंडली के बीच में सापेक्षिक गति होती है तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, लेकिन इस प्रयोग में, तीसरे प्रयोग में फैराडे ने यह बताया कि प्रेरित धारा उत्पन्न होने के लिए सापेक्षिक गति होना आवश्यक नहीं है, बिना मूवमेंट के भी प्रेरित धारा उत्पन्न की जा सकती है। उसके लिए उसने क्या किया कि C1 और C2 2 कुंडलियां हैं, C1 को एक धारामापी से जोड़ा गया और C2 को एक दाब कुंजी और बैटरी K से जोड़ा गया। जब दाब कुंजी इस K को दबाया जाता है तो क्षण भर के लिए गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होता है, गैल्वेनोमीटर का कांटा डिफ्लेक्ट होता है, यानी इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। अब हम मूव नहीं कर रहे हैं, ना तो हम C1 को मूव कर रहे हैं ना हम C2 को मूव कर रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं कि C2 में जो धारा बह रही है उसको चालू कर रहे हैं, दाब कुंजी K को दबाया और बिल्कुल इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए गैल्वेनोमीटर का कांटा, गैल्वेनोमीटर का संकेतक विक्षेपित हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ। इसका मतलब है उसमें धारा उत्पन्न हुई बिना गति के,
दूसरी बात कि जब इसको दबाए रखा जाता है, इस कुंजी K को दबाया जाता है तो क्षण भर के लिए विक्षेप उत्पन्न हुआ, प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। यदि इसको दबाकर रखा जाता है तो धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता। लेकिन जैसे ही दाब कुंजी को छोड़ाया जाता है, इसको छोड़ा जाता है, यानी हम सर्किट को खोलते हैं, यानी इसको ऑफ कर दिया सर्किट को, तो जैसे ही हम इस दाब कुंजी से को हटाते हैं तो क्षण भर के लिए फिर विक्षेप उत्पन्न होता है, डिफ्लेक्शन होता है। इसका मतलब यह हुआ कि बिना मूवमेंट के भी धारा उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा। यदि इन दोनों कुंडलियों के बीच में अक्ष के अनुदिश एक लोहे की छड़ रख दी जाए, क्रोड रख दिया जाए, तो विक्षेप बढ़ जाता है। इन सारी बातों से यह निष्कर्ष निकला फैराडे के प्रयोगों से कि जब एक चुंबक और कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति होती है तो बंद कुंडली में या बंद लूप में धारा बहने लगती है, जिसको हम प्रेरित धारा कहते हैं। और जिस विद्युत वाहक बल के कारण यह धारा उत्पन्न होती है उसको प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है, और यह पूरी घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा को हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप नोट कर लें। वो परिभाषा ये है, आपने इन तीनों प्रयोगों में समझा कि जब एक कुंडली और चुंबक के बीच में गति होती है, या तो कुंडली गति करे चुंबक की ओर या चुंबक गति करे कुंडली की ओर, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, तो इस कुंडली में एक प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। एक्चुअली में हो क्या रहा है, जब हम इस चुंबक को इसके पास ला रहे हैं तो या दूर ले जा रहे हैं तो इस कुंडली से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, वो कम हो रही हैं या ज्यादा हो रही हैं। और क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होना, कम होना या ज्यादा होना, यानी चुंबकीय फ्लक्स का घटना या बढ़ना। तो जब किसी भी सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, तो उस सर्किट में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसको हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यदि वो सर्किट क्लोज है, यदि वो कुंडली बंद है, तो उसमें इंड्यूस्ड करंट या प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। कहने का मतलब ये कि जब इस चैप्टर की भूमिका में हमने इस बात को कहा था कि परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र से प्रेरित धारा उत्पन्न की जा सकती है, ये फैराडे ने हमें प्रयोग के माध्यम से बताया, और फिर आगे बहुत सारी चीजें इसके आधार पर बनाई गई। तो परिभाषा को आप नोट कर लें कि जब किसी कुंडली या परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली या परिपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। और यदि कुंडली बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। इस पूरी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। फैराडे के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 2 नियम हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण आज हमने पढ़ा है और फैराडे के प्रयोग को हमने समझा है। अब हम एक न्यूमेरिकल इसके आधार पर कर लेते हैं, आंकिक प्रश्न जो कि फ्लक्स का है। प्रश्न ये है कि एक आयताकार कुंडली 10 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर में फेरों की संख्या 50 है। इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र 0.2 टेस्ला में रखा जाता है। तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स की गणना कीजिए, जबकि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है एक, और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे हमें दिया क्या क्या गया है। आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल दिया है, एरिया 10 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर, यानी 50 वर्ग सेंटीमीटर ये दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आप जानते हैं एसआई सिस्टम में आप सवाल करते हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा, वर्ग मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो वर्ग मीटर में चेंज करना है तो आपको 10⁻⁻⁴ का इसमें इंटू करना पड़ेगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो एक वर्ग मीटर में 100 × 100, तो उसका उल्टा होगा 10⁻⁻²। तो 10⁻⁻² का स्क्वायर होगा तो 10⁻⁻⁴ का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 0 यहाँ से कम हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि 5 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर है। ये हमने एरिया देख लिया। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या दी है, यहाँ फेरों की संख्या ये होती है स्मॉल n, तो स्मॉल n की वैल्यू हमें क्या दी है, 50 दी है। चुंबकीय क्षेत्र B कहते हैं, कैपिटल B, यह हमको दिया है 0.2 टेस्ला। ठीक है, इतनी चीजें दी हैं। हमें निकालना क्या है, फाई सफिक्स B हमको ज्ञात करना है। चुंबकीय फ्लक्स किस किस कंडीशन में, समानांतर हो और लंबवत हो। ये दोनों चीजों को आप समझ चुके हैं।
पहला, जबकि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है। तो जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होता है, उस स्थिति में क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। समानांतर होगा तो थीटा बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो फाई बी इक्वल टू, हमारा सूत्र क्या है, एन बी ए कॉस थीटा। हम इसमें वैल्यू रख देंगे। एन की वैल्यू कितनी आई, 50 आई। बी की वैल्यू सब मान रखेंगे, लेकिन cos 90 क्या होता है, 0 होता है। cos 90 0 होता है तो फाई बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दूसरा हम कहते हैं जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है तो थीटा बराबर क्या होता है, 0 होता है। यहां पर अधिकतम आता है तो थीटा बराबर 0 होगा तो फाई इक्वल टू एन बी ए कॉस 0 रखेंगे। ये हमारा फार्मूला है एन बी ए कॉस थीटा फ्लक्स का, कुंडली से संबंधित फ्लक्स का। अब इसमें हम पूरी वैल्यू रख देंगे। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यह आ जाएगा एन बी ए, फाई बी इक्वल्स टू एन बी ए। एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू हमारे पास 50 है, हमने यहां एन की जगह 50 रख दिया। बी की वैल्यू क्या है, 0.2 टेस्ला है, हमने 0.2 रख दिया। फिर उसके बाद एरिया, एरिया ये है 5 इंटू 10⁻³ ये रख दिया हमने। इन सब का इंटू करेंगे। देखिए 5 इंटू 0.2 तो ये तो 1 आ गया, 5 दूनी 10, 1.0 1 आ गया। 50 में से एक 0 इसमें से कम होगा तो क्या आ जाएगा, ये 50 इंटू 1 इंटू 10⁻³ और ये 5, ये 10, इसका एक में से एक प्लस की घात हो गई तो 10⁻²। तो 5 इंटू 10⁻² वेबर ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, या हम इसे लिख सकते हैं 0.05 वेबर। तो इस तरह से हमने ये फ्लक्स का सवाल किया। इसमें आपको ये देखना है कि ये समानांतर है और लंबवत है। यदि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होता है तो थीटा का मान क्या होता है, 90 डिग्री होता है, और यदि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है तो थीटा का मान क्या होता है, 0 डिग्री होता है। ये दोनों चीजें हमने फ्लक्स को जब पढ़ा तब समझ लिया है। तो इस तरह से आज हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण और फैराडे के प्रयोगों को समझा, चुंबकीय फ्लक्स को समझा और ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझा। अब कुछ अभ्यास के प्रश्न आपके लिए हैं, तो आपको ये करना है। पहला प्रश्न है चुंबकीय फ्लक्स को समझाइए, इसका मात्रक क्या है वो लिखिए। दूसरा प्रश्न है फैराडे के प्रयोग में यदि चुंबक और कुंडली दोनों को स्थिर रखा जाए तो कुंडली में धारा प्रवाहित होगी या नहीं, और यदि नहीं तो क्यों। अगला प्रश्न है जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो क्या सदैव विद्युत धारा प्रेरित होती है। और चौथा प्रश्न है विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए। तो इन प्रश्नों को करिएगा, अपने शिक्षक और शिक्षिकाओं का मार्गदर्शन लीजिएगा और घर रहकर हमारा विद्यालय की समय सारणी के अनुसार आप अध्ययन करें। थैंक यू वेरी मच।